अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं नया टॉपिक और उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। अच्छा, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ये बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे अराइज हुआ इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है कैश बुक और एक है बैंक बुक। इसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। देखिए, हुआ क्या हुआ ये हुआ कि हमने अपने लेजर में यानी कि हमने अकाउंटेंट से पूछा कि भाई ज़रा बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। तो उसने बोला भाई अमाउंट आ रहा है 1,00,000 रुपये। और जब हमने बैंक से रिकनसाइल करवाया, बैंक से ही पूछा, तो पता चला वहाँ पर 1,00,000 नहीं आ रहा, वहाँ पर कितना आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है 90,000। जहाँ पर हो गया क्लैश, दोनों के बीच क्या हो गया, क्लैश, कि भाई बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा। तो इन दोनों के मसले हल करने के लिए एक रिकन्सिलेशन बनाई जाती है कि जहाँ पर कुछ चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें बैंक बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और जब वो दोनों चीज़ें आपस में रिकॉर्ड की जाती हैं तो फिर हमारे पास एक अनएडजस्टेड बैलेंस से एडजस्टेड बैलेंस आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट के ऊपर। पेज नंबर 1 पे आ जाए। पेज नंबर 1 पे हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है, पर्टिकुलर से फिर कैश बुक के और बैंक बुक के बैलेंसेस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी, कुछ चीज़ें लेस करनी है, फिर हमारे पास इस तरह से आखिर में आ रहा है एडजस्टेड बैलेंस। इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी देर में। पेज नंबर 3 पे आ जाए। पेज नंबर 3 पे रूल्स आ रहे हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक बुक। आ जाए कैश बुक के जरा रूल्स पढ़ रहे हैं। कैश बुक में लिखा हुआ है कि रूल्स एडिशन इन कैश बुक, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने कैश बुक में ऐड करनी है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने कैश बुक से डिडक्ट करनी है, डिडक्शंस। पहले एडिशंस पे आ जाए। लिखा हुआ है डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर। मेरा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन उसने जब मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवाए तो मेरे बैंक में तो पैसे आ गए, लेकिन मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता चला। उससे क्या हुआ, हमारी बुक्स जो है वो हमारे जो बैलेंसेस थे वो मैच नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, कैश बुक में यहाँ पर उसको अपने पास ऐड करूँगा। क्यों ऐड करूँगा, क्योंकि बैंक में ऐड हुआ है, मैं अपने पास भी ऐड करूँगा तो हमारा मामला सही हो जाएगा। प्रॉफिट या मार्कअप या डिविडेंड क्रेडिटेड, प्रॉफिट मिला है कंपनी को या किसी इदारे को, प्रॉफिट है, मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड मतलब जो शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है उसकी बात करें, डिविडेंड, वो क्रेडिटेड जब भी ये मुझे मिलता है तो डायरेक्ट मेरा बैंक अकाउंट बढ़ता है। मैंने अपने कैश में तो लेजर में नहीं किया, जब तक मेरे पास स्टेटमेंट नहीं आई मुझे पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ मुझे ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर वो मेरे पास बैंक में ऐड हुई हुई है तो मैंने उसको अपने पास कैश में भी ऐड करना ताकि रिकनसाइल हो जाए बैलेंस। बिल रिसीप्ट, मुझे जो है कोई पैसे मिले बिल्स के अगेंस्ट तो वो मेरे बैंक में पैसे गए होंगे, अब मुझे अपने पास भी रिकॉर्ड करना होगा ताकि मेरा बैलेंस रिकनसाइल हो जाए। फिर आ रहा है एरर इन कैश बुक। क्या एरर हो सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड इन रिड्यूस्ड अमाउंट, चेक जमा करवाया कम अमाउंट से, चेक जमा करवाया कैश बुक में, चेक जमा करवाया बैंक में तो सही गया है, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने कम पैसे से रिकॉर्ड कर दिया है। अब जब जमा हुआ है कैश यानी कि पैसा आया होगा बिजनेस में और वो कम पैसों से रिकॉर्ड हुआ है, तो हमने उसको जितने पैसों से कम रिकॉर्ड हुआ है वही पैसा वापस ऐड करेंगे तो मामला सही हो जाएगा। इसी तरह चेक पेड इन एक्सेस अमाउंट, एरर इन कैश बुक, ये एरर कैश बुक के हैं। कैश बुक में क्या हुआ, हमारे अकाउंटेंट साहब ने कम पेमेंट माइनस कर दी, जबकि ज़्यादा माइनस करनी थी, जितनी कम माइनस की उतनी दोबारा माइनस करूँगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चेक पेड इन एक्सेस अमाउंट, चेक पेड इन एक्सेस अमाउंट, पेमेंट करिए ज़्यादा अमाउंट से, जबकि फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, 1,500 से पेमेंट कर दी तो 500 ज़्यादा माइनस कर दी, वापस ऐड करेंगे हम, ये एरर इन कैश बुक है। डिडक्शन में आज डिसऑनर चेक क्या होता है, NSF यानी कि नॉन सफिशिएंट फंड या डिसऑनर चेक। मैं बैंक गया, मुझे कस्टमर ने चेक दिया, मैं बैंक गया, बैंक में मैंने बोला भाई मुझे पैसा दो, बैंक ने बोला कि भाई आपके तो इस कस्टमर के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मैं जब वापस आऊँगा अकाउंटेंट को बोलूँगा भाई हमने जाने से पहले एक अपने पास बैलेंस को क्या करा था, हमने अकाउंट से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, हमने बोला इस बंदे ने पैसे दे दिए, जबकि हमें एक्चुअल में पैसे नहीं मिले। तो हम वापस क्या करेंगे, अपना अकाउंट से रिसीव बुक करेंगे, यानी कि अपने कैश बुक से हम माइनस करेंगे। पहले हमने रिकॉर्ड कर दिया था कि हमें पैसे मिल गए, अब हम वापस माइनस करेंगे। बैंक सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, ये बैंक माइनस करता है, सर्विस चार्जेस वगैरह काट लेता है, तो हम भी अपने पास इसको माइनस करेंगे। बिल पेड, बैंक ने कोई पेमेंट कर दी हमारे ब्याह पर तो हम भी इसको माइनस करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट
भी यही है कि डायरेक्ट बैंक ने पे कोई पेमेंट कर दी, हमने बैंक को ऑथोराइज़ किया हुआ है कि भाई मेरी फलानी अमाउंट आप पेमेंट कर दिए करना, अभी माइनस करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन रिड्यूस्ड अमाउंट, ये एरर इन कैश बुक है, हमने चेक जमा करवाया इन रिड्यूस अमाउंट से, सही है। चेक डिपॉजिटेड इन एक्सेस अमाउंट, सॉरी ऊपर वाली लाइन ना। अब हमने चेक जमा करवाया, चेक पेड इन एक्सेस अमाउंट, चेक पेड इन रिड्यूस्ड अमाउंट, इसको ज़रा ठीक कर लिएगा, यहाँ पर ये होना चाहिए चेक पेड इन रिड्यूस्ड अमाउंट, चेक पेड इन रिड्यूस्ड अमाउंट। मैंने पेमेंट करी और मैंने क्या करा, मैंने 1500 रुपये की पेमेंट करी और मैंने दिखा दी 500 रुपये, तो मैंने पेमेंट 1500 की करी है। जब मैंने चेक 1500 का दिया, बैंक से 1500 कम हुआ है, तो मैं अकाउंटेंट, मेरा जो अकाउंटेंट है वो कैश बुक पे 500 क्यों दिखाता है, पूरे 1500 दिखाए ना, तो मैं वापस 1000 रुपये और माइनस करूँगा, तो यहाँ पर डिडक्शंस होंगी। और इसी तरह से चेक डिपॉजिटेड इन एक्सेस अमाउंट, मेरे अकाउंटेंट साहब ने ज़्यादा अमाउंट से जो है वो पैसे रिकॉर्ड कर दिए, चेक जमा करवाया बैंक में 5000 रुपये का, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर दिए 6000 रुपये। भाई जब 5000 बैंक में जमा हुए तो आप 6000 क्यों लिख रहे हो, आप भी 5000 लिखो, तो 1000 रुपये से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ डिडक्शन होगी, कैश बुक से माइनस होगा। टैक्स पेड में हम क्या करते हैं, बैंक पे कर देता है, हम भी माइनस करेंगे इसको अपने पास से, लॉकर रेंट बैंक माइनस कर देता है, हम भी माइनस करेंगे। अब आते हैं बैंक स्टेटमेंट के रूल्स के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है एडिशन इन बैंक बुक, क्या हमने क्या ऐड करना है, अनक्लियर्ड चेक, महीने की लास्ट डेट को, फॉर एग्जांपल 29-30 तारीख को मैंने एक चेक जमा करवाया बैंक में और वो क्या हुआ, वो चेक क्लियर नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो सेम बैंक का नहीं था। मैंने मीज़ान में, मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल मीज़ान में है और मैंने चेक जमा करवा दिया, मुझे जो चेक मिला वो मिला बैंक अल हबीब का, अब वो मैंने अपने अकाउंट में जमा तो करवा दिया मीज़ान में, लेकिन वो चेक चूँकि सेम बैंक का नहीं था, तो क्या हुआ, क्लियर होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अनक्लियर का मसला आता है, 2 से 3 दिन क्लियर होने में लगते हैं, तो यहाँ पर क्लियरेंस का मसला आएगा। अगेन मैंने आपको क्या बताया, सेम बैंक का चेक नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम लगेगा उसको क्लियर होने में। डिपॉजिट बट नॉट शोन की भी नेचर ये है, लेट डिपॉजिट की नेचर भी ये, एरर बाय बैंक रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड अमाउंट, एरर इन बैंक बुक। एरर क्या होगा, एरर बैंक ने क्या किया है कि रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड डिपॉजिट्स, बैंक ने कम पैसे डिपॉजिट कर दिए। हमने चेक जमा करवाया, बैंक ने फॉर एग्जांपल हमने 8000 रुपये का चेक जमा करवाया, बैंक ने उसको 7000 लिख दिया। भाई 7 क्यों लिखा है, 8 ही लिखो ना, 8 से बढ़ाओ ना पैसा, तो मज़ीद क्या करेगा, बैंक ऐड करेगा, बढ़ाएगा। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, हमने सप्लायर्स को अपने चेक दे दिए और सप्लायर्स अभी तक बैंक पहुँचे नहीं, हमने तो माइनस कर दिए थे और बैंक ने अभी तक माइनस नहीं किया, इसलिए रिकन्सिलेशन के ज़रिए हम क्या करेंगे, बैंक से भी माइनस करेंगे ताकि दोनों के बैलेंसेस मैच हो गए। अनप्रेजेंटेड में क्या होता है, सप्लायर अभी तक बैंक पहुंचे नहीं होता चेक लेकर। एरर बाय बैंक रिजल्टिंग इन एक्सेस डिपॉजिट, बैंक ने एरर किया है, क्या किया, ज़्यादा डिपॉजिट कर दिए। हमने 8000 जमा करा है, बैंक ने 11000 जमा करा दिए। भाई 11 क्यों जमा करा दी, कम करो ना, जितने जमा करवाए उतने रिकॉर्ड करो ना, जितने ज़्यादा बैंक ने जमा किए हैं यानी कि 3000, अब वो बैंक क्या करेगा, माइनस करेगा। ये हमारे रूल्स हो गए। अच्छा, इन रूल्स के बाद फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या आती हैं, एंट्रीज आती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हम क्यों बनाते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए आप देखें नोट लिखा हुआ है, ओनली कैश बुक कॉलम एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि सिर्फ कैश बुक का जो कॉलम होता है ना, उसमें जो एंट्रीज होती है सिर्फ उसकी जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स या अमाउंट्स होती हैं सिर्फ उसकी एंट्रीज बनती हैं। डिसऑनर्ड की हम सबसे पहले एंट्री बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। क्यों, अकाउंट रिसीवेबल में हम ये करते हैं कि जाने से पहले हम अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म कर देते हैं, यहाँ वापस आकर हम अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ाएंगे क्योंकि पैसे हमें अभी नहीं मिले, और हम बैंक को कम कर देंगे। इंटरेस्ट या प्रॉफिट में हमें क्या मिलता है, हमारी इनकम बढ़ती है और हमारा बैंक भी बढ़ता है, तो इनकम हमारी बढ़ गई तो क्रेडिट हो गई और हमारा बैंक बढ़ गया तो डेबिट हो गया, क्योंकि एसेट है बैंक, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट रेवेन्यू है। और इंटरेस्ट को हमारा अगर डेबिट हो, अगर हमने कोई सी पेमेंट करी है लोन की, यहाँ पर इंटरेस्ट हम देंगे और हमारा बैंक हमारा इंटरेस्ट काट लेगा हमारे अकाउंट से, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक कम हो जाएगा और एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट बढ़ता है तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट। सर्विस चार्जेस में हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट हमारा बैंक कम होगा क्योंकि हमारा एसेट कम हो जाएगा। फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट में हम क्या होता है,
कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, तो हम उसका रिसीवेबल ख़त्म कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले रिकॉर्ड किया था उससे रिसीव करना है एसेट। अब हमने रिसीव कर लिया, हमारा यहाँ एसेट कम हो जाएगा और हमने अपना बैंक बढ़ाना है क्योंकि हमारा एसेट बढ़ता है। ये तो हो गई बेसिक्स के ऊपर बात। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हम एक क्वेश्चंस करेंगे लेंदी और हम इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये मैं मिटा देता हूँ अपने पास। यहाँ पर हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेंगे और मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज की। चलें, पहले सबसे पहले हम अपने पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंसेस फॉर्मेट के हिसाब से। बैलेंसेस देखें, मैं ज़रा सवाल पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन 1, अ कंपेरिजन ऑफ कैश बुक एंड अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ हम्टी डम्टी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून 2009 एंड कंपनी। फॉर्मेट में सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, फिर बैंक रिकन्सिलेशन की हेडिंग आएगी, फिर जिस मंथ के लिए हम काम करें वो आएगा। बैलेंसेस में हमारे पास लिखा हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि कैश बुक के कॉलम में मैंने 45,000 लिख दिया और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मैंने 20,000 रुपये लिख दिया क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। डायरेक्ट डिपॉजिट को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। डायरेक्ट डिपॉजिट्स रूल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कस्टमर डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा देगा। वो बैंक में तो जमा हुए हुए हैं लेकिन कैश में नहीं है, तो मैं कैश में भी क्या करूँगा, उसको ऐड करूँगा। फिर आ रहा डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट में बैंक मेरे अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट कर देगा, तो मैं भी अपने पास से अब उसको क्या करूँगा, बैंक ने माइनस कर दिए, अब मैं भी अपने पास से उसको माइनस करूँगा ताकि रिकनसाइल हो जाए बैलेंस। फिर लिखा हुआ है डिविडेंड क्रेडिटेड, यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है और डिविडेंड का मतलब हमारे अकाउंट में पैसे बढ़े ही होंगे लेकिन हमें कैश में नहीं बढ़ाए हुए, तो हम कैश में भी बढ़ा देंगे। 7,000 रुपये से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर आ रहा है अनक्लियर्ड चेक। अनक्लियर्ड चेक जो होता है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ लेकिन बैंक में अभी नहीं आया, लेकिन हमने कैश बुक में जमा करवाया हुआ है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, बढ़ाया हुआ अपना बैलेंस, तो बैंक में भी क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे ताकि हमारा बैलेंस रिकनसाइल हो जाए। 24,000 से मैंने ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग चेक्स जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स में मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस करता हूँ अपने पास से, क्योंकि अभी मैंने अभी जो मेरा सप्लायर है उसको वो चेक लेके पहुंचा नहीं है, लेकिन हमने अपने पास से माइनस कर दिया। रिकनसाइल के लिए हम क्या करेंगे, बैंक से भी माइनस कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस रिकनसाइल हो जाए। फिर आ रहा है डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक हम क्या करते हैं, डिसऑनर्ड चेक में हम माइनस करते हैं अपने पास कैश से। क्यों, क्योंकि हमने जाते वक्त रिसीवेबल को ख़त्म कर दिया और बैंक बढ़ा दिया होता है, हम वापस अपने कैश को बढ़ा दिया होता है, हम वापस अपने कैश को कम करेंगे। इंटरेस्ट डेबिटेड यानी कि यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक ने पैसे माइनस कर देंगे 3,000 रुपये, हम भी माइनस करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है। डिपॉजिट बट नॉट शोन जो है वो अनक्लियर्ड चेक होता है, यहाँ नाम से लिखूँगा डिपॉजिट बट नॉट शोन, NS मतलब नॉट शोन। 35,000 रुपये डिपॉजिट करवा दी लेकिन शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुए हैं, तो यह अनक्लियर्ड की नेचर है। अनप्रेजेंटेड चेक, अभी चेक प्रेजेंट नहीं हुए बाय सप्लायर, तो हम क्या करेंगे, हमने तो माइनस कर दिए हैं, रिकनसाइल के लिए हम बैंक से भी माइनस करेंगे। फिर हमारा इशू अ चेक टू सप्लायर, हमने सप्लायर को चेक दिया 22,000 रुपये का, बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 5,000। सप्लायर को चेक दिया कितने का, 22,000 रुपये का, यानी कि चेक में अमाउंट कितनी आ रही है, हमेशा चेक हमारा याद रखिएगा सही होता है। हमने 22,000 की पेमेंट करी लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने कितनी रिकॉर्ड कर दी, 5,000 रुपये। एरर
इन रिकॉर्डिंग। हमारे अकाउंटेंट साहब ने क्या करा, उसको कम रिकॉर्ड किया। जितना कम रिकॉर्ड किया 22 माइनस 5 17,000 हम मज़ीद माइनस करेंगे, क्योंकि 22,000 की पेमेंट हुई है तो 22,000 माइनस करो, 5,000 क्यों माइनस करते हो। अब उतना मज़ीद माइनस करेंगे जितना नहीं किया है। 5 माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जाने दें। 5,000 और 22,000 का डिफरेंस आ रहा है 17,000, वो भी माइनस करूँगा ताकि पूरा 22,000 माइनस हो जाए। इसी तरह से मेरे पास 13 में क्या आ रहा है, रिसीव अ चेक फ्रॉम कस्टमर 12,000 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इज़ 1,200 रुपये। कस्टमर से चेक रिसीव हुआ 12,000 का और हमने बैंक में भी जमा करवाया 12,000 का, लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया, 1,200 रुपये। यहाँ अकाउंटेंट साहब एक और गलती करते हैं, एरर इन रिकॉर्डिंग। कितने कम रिकॉर्ड किए, 10,800। क्यों, क्योंकि देखें 12,000 रिकॉर्ड करने थे, सिर्फ 1,200 ऐड कर दिए, 10,000 और ऐड करने पड़ेंगे ताकि रिकनसाइल हो जाए। 14 पे हमारे तो कहते हैं पेड चेक टू सप्लायर 11,000 बट रिकॉर्ड बाय बैंक एज 1,100 रुपये। हमने अपने सप्लायर को पैसे दिए 11,000 रुपये, जबकि बैंक के जो मैनेजर है या जो बैंक के जो अकाउंटेंट है उसने सिर्फ 1,100 रुपये माइनस कर दिए। भाई अच्छी बात है, हमारे पैसे कम गए, लेकिन आप एग्जैक्ट अकाउंटिंग करें ताकि हमारा रिकनसाइल हो। 9,900 जो है वो बैंक ने कम माइनस किए, मज़ीद माइनस करेगा बैंक। 15 में क्या हो रहा है, डिपॉजिट है चेक 5,000 का बट रिकॉर्ड बाय बैंक एस 300। हमने जमा करवाए बैंक में कोई 5,000 रुपये, लेकिन बैंक का जो अकाउंटेंट है उसने क्या करा, अगेन उसने सिर्फ 300 रुपये रिकॉर्ड कर दिए, जबकि उसको करने चाहिए थे पूरे 5,000 रुपये। अब 300 तो उसने रिकॉर्ड किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं, अब 4,700 वो मज़ीद ऐड करेगा ताकि हमारा रिकनसाइल हो जाए। आखिर में हमारे पास 16 में आ रहा है आउटस्टैंडिंग चेक, यानी कि ये अनप्रेजेंटेड चेक के नीचे है आउटस्टैंडिंग चेक, और ये आ रहा है 6,600 रुपये। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे और देखेंगे हमारा रिकनसाइल हो रहा ही नहीं हो रहा। अब हम टोटल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। 45,000 प्लस 10,000, इस कॉलम को कर रहा हूँ मैं, माइनस 15,000 प्लस 7,000, फिर माइनस 8,000, फिर माइनस 3,000 और माइनस 17,000 और प्लस का 10,800। यहाँ हमारे पास 29,800 अमाउंट आ गई, 29,800। अब हम चेक करते हैं, हमारा बैंक में भी ऐसे आता है 20,000 प्लस हमने 24,000 ऐड किए, फिर हमने माइनस 14,000 किया, फिर हमने ऐड किए प्लस 35,000, फिर हमने माइनस किए 14,000, फिर हमने मज़ीद माइनस किए 9,900 रुपये, फिर हमने ऐड किए 4,700 और हमने ऐड नहीं किए, लेस किए, ये लेस है, फिर हमने लेस किए 6,600 6,600 और ठीक है। देख लेते हैं एरर कहाँ पे है। इसमें एक एरर आया है 20,000 मैंने ऐड किए, फिर 24 मैंने ऐड किए, फिर मैंने 14 माइनस किए, फिर मैंने 35 ऐड किए, फिर मैंने 14 माइनस किए, फिर मैंने 9,900 माइनस किए, फिर मैंने ऐड किए और फिर मैंने माइनस किए 6,600। फिर मेरे पास देख लेता हूँ मेरे पास कुछ आ तो नहीं रहा। अच्छा, एक अनप्रेजेंटेड मैंने छोड़ दिया था, एक अनप्रेजेंटेड मैंने छोड़ दिया है लास्ट में जो आ रहा था, लास्ट सेकंड में जो 2 एंट्री से पहले आ रहा था। जी जी, इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। इसको कहाँ रिकॉर्ड कर ले हम, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर ही, लेस अनप्रेजेंटेड चेक, और इसका अमाउंट आ रहा है कोई 9,400 रुपये। ये भी आपने क्या करना है, माइनस करना है
अब देख लेते हैं हमारा बैलेंस टाई हो रहा है 20,000 प्लस 24,000 माइनस 14,000, फिर हमने ऐड किए 35,000, फिर हमने माइनस किए 14,000, फिर हमने माइनस किए 9900, फिर हमने ऐड किए 4,700, फिर हमने माइनस किए 9,400 और माइनस किए 6,600, तो 29,800 हमारा मैच हो गया। चलें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकनसाइल हो गया, एडजस्टेड बैलेंस हमारा आ गया। अब हम एंट्रीज़ के ऊपर बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ कैश बुक की कॉलम की एंट्रीज बनती है। सबसे पहले बैलेंसेस के अलावा सबसे पहले डायरेक्ट डिपॉजिट आ रहा है। डायरेक्ट डिपॉजिट में मैं अपने पास जो एंट्री बनाता हूँ, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि मैं अपने पास वापस रिसीवेबल बुक करता हूँ और बैंक जाने से पहले मैंने रिसीवेबल ख़त्म कर दिया था, अब मैं इसको वापस बुक कर रहा हूँ। सेकेंड मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट में हम क्या करते हैं, हम अकाउंट्स पेबल को डेबिट करते हैं क्योंकि हमारा बैंक पेमेंट कर देता है। अब हमने भी पेमेंट करी है तो हमारा बैंक कम हो गया और हमने अपनी लाइबिलिटी भी ख़त्म कर दी क्योंकि हमने बैंक कम की है। इसका रीज़न क्या था, हमने पेमेंट करी। थर्ड में आ रहा है हमारे पास डिविडेंड। बैंक बड़ा होगा, हमें शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिला होगा, तो मैंने लिख दिया डिविडेंड इनकम क्रेडिट। मेरी इनकम है ये, डिविडेंड का मेरी इनकम है, इनकम बढ़ती तो क्रेडिट, और मेरा बैंक भी बड़ा होगा, इनकम मेरी बैंक में आई होगी। इस तरह से डिसऑनर्ड चेक। अच्छा ये डायरेक्ट डिपॉजिट थी, डायरेक्ट डिपॉजिट थी, ये मैंने गलत बना दी, मैं समझा डिसऑनर है। डिसऑनर्ड में मेरा बैंक बढ़ता है और अकाउंट्स रिसीवेबल ख़त्म होता है, और मेरे पास डिसऑनर्ड की क्या आ रही है, डिसऑनर्ड में मैंने जो ऊपर एंट्री बनाई थी वो यहाँ बनानी चाहिए थी। 8,000 रुपीज़ डेबिट और 8,000 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। 3,000 इंटरेस्ट, बैंक बड़ा होगा मेरा और मेरी इंटरेस्ट इनकम भी बड़ी होगी, कितने से, 3,000 रुपये से, ठीक है। और मेरे पास एरर इन रिकॉर्डिंग में क्या है, नंबर 6 में एरर इन रिकॉर्डिंग में मेरा कैश कम हो रहा है, तो मैंने बैंक कम कर दिया और अकाउंट पेबल यानी कि मैंने जो लाइबिलिटी थी, जो पैसे कम दिए थे वो मैंने पूरे दे दिए। अब 17,000 रुपये से मैंने पूरी पेमेंट कर दी। और इसी तरह से एरर इन रिकॉर्डिंग 10,800, मेरा बैंक बड़ा होगा क्योंकि मैंने डिपॉजिट करवाया था 10,000, 12,000 और 1,200 से रिकॉर्ड हुआ था। अब मैं क्या करूँगा, अपने पास बैंक डेबिट अकाउंट से रिसीवेबल क्रेडिट 10,800 और 10,800 से क्रेडिट हो गया। ये मेरी एंट्रीज़ बन गई एंड आई होप आपको समझ में आई है एंट्रीज़, और आपको ये बैंक रिकन्सिलिएशन कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। देखिए लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया है। आप क्या करें, आप क्वेश्चन नंबर 2 करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और आप एंट्रीज़ भी ऐसी बनाएं। एंट्रीज़ आपको मैंने खुद भी बना के दी हुई हैं और एंट्रीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने कैसे बनाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। अब हम चलते हैं पास्ट पेपर की तरफ। मैंने 5 पास्ट पेपर्स के कवर करने हैं जहाँ पर आपको मज़ीद क्लैरिटी आएगी कि क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करना है। चलें इसको वाइंड अप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।